क्या आप भी अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आप क्या सपने देखते हैं और उनका पीछे क्या उद्देश्य है? क्या आपने कभी सुना है कि कीमियागर किसे कहते हैं, ये कौन होते हैं और क्या करते हैं? तो इन सारे सवालों के जवाब हमको मिलते हैं हमारी बुक द एल्केमिस्ट में, जो कि पाउलो कोएल्हो द्वारा रचित है। और ये बुक बहुत ही सुप्रसिद्ध किताब है, बहुत ही सुप्रसिद्ध कहानी है और पूरे विश्व भर में इसकी 80 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ बिक चुकी हैं और हमारे भारतवर्ष में ही लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज़ इसकी बिक चुकी हैं। दरअसल ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि ये एक सेल्फ हेल्प बुक है, जो कि हमको बताती है कि किस तरह से हमें जीवन में आगे बढ़ना है, अपनी नीयत को पहचानना है, हमारे आसपास जो घटनाएँ हो रही हैं उनके माध्यम से प्रकृति जो हमें संदेश देना चाहती है उसको समझना है। तो ये सारी चीज़ें हमें कहानी के सरल प्रवाह हमें सीखने को मिलती है और कहानी के वक्तव्यों में इतनी ताकत है कि वो हमारी जीवन के प्रति सोच को बिल्कुल आशावान और सकारात्मक कर देती है। तो ये कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि किस तरह से सेंटियागो, जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है, और वो एक गरेड़िया है और वो भेड़ें चराता है। और वो गरेड़िया इसलिए बन जाता है क्योंकि उसका सपना ही ये था कि वो पूरी दुनिया घूमना चाहता है। तो जब उसके पिता, जो कि चाहते थे कि वो एक पादरी बने, और वो उसे कहते हैं कि तुम पादरी अब तुम्हें बन जाना चाहिए, तो वो उनसे साफ कह देता है कि मैं तो पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, मेरा तो यही सपना है। तो उसके पिता कहते हैं कि फिर इसके तो दो ही तरीके हैं कि या तो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा हो और या फिर तो तुम गरेड़िया बन जाओ। तो वो बिना ही 1 सेकेंड की देरी किए ये निर्णय ले लेता है कि मैं तो गरेड़िया ही बनूंगा। तो ये कहानी का पहला सबक ही यहाँ से आता है कि हमें अपने सपने को समझना है और उसके प्रति एक ठोस कदम बढ़ाना है। क्योंकि जब हम अपने सपने को जीने लगते हैं, जो हम चाहते हैं, जिसमें हमें खुशी मिलती है, जिसमें हमें आनंद मिलता है, जब वो हम करने लगते हैं, एक एक पल हमारे लिए खुशी का पल होता है, तो हम ईश्वर के नज़दीक आ जाते हैं। हमको वो मिल जाता है जो कि हम वाकई में, जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं, जो हम इस दुनिया में ढूंढ रहे हैं, हम उसके पास आ जाते हैं। और इसमें बुक में लिखा हुआ है, एक जगह कहानी में लिखा हुआ है कि सपने साकार होने की संभावना ही हमारे जीवन को रंगीन बनाती है। जब हम अपने सपने की तरफ बढ़ते हैं तो राह में बहुत सारी मुश्किलें भी आएंगी, हम लड़खड़ाएंगे भी, लेकिन वही मुश्किलें, वही लड़खड़ाहट ही तो हमारे जीवन में उत्तेजना और नवीनता लेकर के आती हैं, जो हमारे जीवन को रंगीन बनाती है और अपने जीवन में हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम जीवन के नए नए सबक इस कहानी के माध्यम से सीखते जाएंगे। तो सेंटियागो की ये कहानी सुन रहे हैं आप मेरे यानी पूजा के चैनल में, और मैं जो भी किसी कहानी सुनती हूँ या पढ़ती हूँ वो यहाँ पे अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ। और अगर आपको भी मेरी किस्सा गोई का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो हमारा सेंटियागो स्पेन का निवासी है और वो अपने भेड़ें चरा रहा है, और चराते चराते वो पहुंच जाता है रात में विश्राम करने के लिए एक टूटे हुए गिरजाघर में, जिसकी छत टूटी हुई है और जहाँ पे गूलर का एक पेड़ है। और वहाँ पे वो निर्णय लेता है कि यहाँ पे वो अपने भेड़ों के साथ रात में विश्राम करेगा। जब वो रात में विश्राम करता है तो उसको एक सपना आता है। वो सपना वो पहले भी देख चुका होता है, और सुबह जब वो जगता है तो वो ये सोचता है कि ये सपने का मतलब तो उसको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये सपना उसको बार बार आ रहा है। तो उसे याद आता है कि तरीफ़ा जहाँ पे वो जा रहा है, और जहाँ पे पिछले साल जब वो गया था और अपने भेड़ों के ऊन उसने बेचे थे, तो वहाँ पे एक लड़की से उसकी मुलाकात हुई थी। और इस साल भी वो सोचता है कि वो उस लड़की से मिलेगा। तो वहाँ पे एक बूढ़ी स्त्री भी रहती है जो कि सपनों का अर्थ बताती है, तो वो सबसे पहले जा कर के उससे मिलेगा। तो सेंटियागो वहाँ पहुँचता है, बूढ़ी स्त्री से मिलता है। तो वो बूढ़ी स्त्री, जो कि इजिप्शियन है, वो बताती है कि तुम मुझे बताओ, अपने सपने को विस्तार से बताओ। तो सेंटियागो बोलता है कि मैं देखता हूँ कि मेरे सपने में कि मैं अपने भेड़ों के साथ मैदान में हूँ, और तभी एक छोटी बालिका आती है, छोटी लड़की आती है, मेरे भेड़ों के साथ खेलने लगती है, और फिर वो मेरे दोनों हाथ पकड़ के मुझे इजिप्ट के पिरामिड्स में लेकर के जाती है और मुझसे कहती है कि यहाँ पे तुम्हारे लिए एक छिपा हुआ खजाना है। और जैसे ही वो मुझे खजाना दिखाने ही जा रही होती है कि मेरा सपना टूट जाता है। और दोनों बार मैंने सपना देखा, दोनों बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ। तो स्त्री कहती है कि मेरा तो यही अनुमान है और मैं यही समझ पा रही हूँ कि तुमको खजाना ढूंढने के लिए इजिप्ट के पिरामिड्स जाना चाहिए, और वहाँ पे तुम्हें तुम्हारा छिपा हुआ खजाना ज़रूर मिलेगा। तो लड़के को ये बात सुनकर के बड़ी निराशा सी होती है। उसे लगता है कि ये कैसा अर्थ है, ये तो मैं ऐसे ही जानता था, तो ये तो कोई नई चीज़ नहीं हुई।
तो स्त्री उससे एक बड़ी काम की बात बोलती है कि हमारे जीवन में बहुत साधारण सी चीज़ें जो हमें लगती है कि बहुत साधारण हैं, दरअसल वही हमारे जीवन में असाधारण होती है। कहने का मतलब ये है, जहाँ पे हमें इस कहानी में हमारा दूसरा अगला सबक मिलता है कि ऐसा नहीं है कि हमें हमारे आसपास जो चीज़ें संकेत देनी है तो कोई बहुत बड़ा सा संकेत आएगा, कोई बहुत बड़ा अवसर आएगा, कोई बड़ी ही चीज़ हमारे साथ घटित होगी। जी नहीं, हमको जो होंगी वो सब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होंगी कि जो हमें अपने जीवन में पहचाननी होंगी। पहचानेंगे हम तब जब हम उसके लिए तैयार होंगे, जब हम अपने जीवन में ऊर्जा से भरपूर होते हैं, हर पल का पूरा भरपूर आनंद उठाते हैं और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं, तो हमें अपने आसपास संकेतों का मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम जितना ज़्यादा अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हमारा सपना, हमारी प्रकृति भी उतना ही हमारा सहयोग करती है। तो यही कहानी का अगला सबक है। सेंटियागो को लगता है कि ये सपने की बात बिल्कुल फिजूल थी और वो शाम को बाज़ार में जाकर के बैठ जाता है और किताब लेकर के पढ़ने लगता है। तो तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आकर के बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। सेंटियागो को उससे बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं आता है, लेकिन तभी बूढ़ा व्यक्ति जो है वो अपनी छड़ी उठा करके रेत में सेंटियागो के बारे में सब कुछ, उसका गाँव, उसके माता पिता, यहाँ तक कि उस लड़की का नाम भी जिससे वो मिलने जाना चाहता था उसका नाम भी लिख देता है। तो सेंटियागो उसकी बात सुनने में, सेंटियागो आश्चर्यचकित हो जाता है, उसकी बात सुनने लगता है। तो बूढ़ा व्यक्ति उसे बताता है कि वो सलेम का बादशाह है और वो समझता है कि सेंटियागो को अपनी नियति के प्रति, अपनी नियति के को ढूंढने के लिए ज़रूर पिरामिड्स में जाना चाहिए। तो सेंटियागो बोलता है कि मेरे पास तो कोई पैसा भी नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा। तो वो कहता है कि अगर तुम कोई चीज़ पाना चाहते हो तो त्याग करना सीखो। तुम अपनी भेड़ों को बेच करके पैसा ले सकते हो, और लेकिन वहाँ जाने से पहले तुम्हें अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। दरअसल वो बादशाह जो है वो सेंटियागो को टेस्ट करना चाहता था कि वो अपने मकसद के प्रति, अपनी नियति, अपने उद्देश्य के प्रति, अपने सपनों के प्रति कितना ज़्यादा दृढ़ निश्चयी है, कितना ज़्यादा डिवोटेड है, वो उसको टेस्ट करना चाहता था। और सेंटियागो अगली सुबह अपनी भेड़ों को बेच करके और अपनी 10वां हिस्सा भेड़ों को लेकर के बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंच जाता है और ये निश्चय लेता है कि वो इजिप्ट यानी कि अफ्रीका जाएगा। और तब बूढ़ा व्यक्ति, और वो बताता है कि किस तरह से उसने अपने दोस्तों को सारी भेड़ें दे दी और उसका दोस्त जो है वो भेड़ों को लेकर के खरीद करके बहुत खुश था, क्योंकि वो भी हमेशा से गडेरिया बनना चाहता था। तो बूढ़ा व्यक्ति उसे बताता है कि इसे हम अनुकूलता का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि जब हम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो नियति भी हमारा सहयोग करती है और वो हमें शुरुआती सफलता देती है, ताकि हम जो हैं वो अपने रास्ते से डगमगाएं नहीं और अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकें। इस कहानी पे, यहाँ पे हमें कहानी से 2 सबक सीखने को मिलते हैं। पहली बात तो ये कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए खोने के डर को मिटाना पड़ेगा। जब हमारे जीवन से खोने के लिए, जब हमारे जीवन में ये हो जाता है कि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो हमारे लिए सिर्फ पाने के लिए ही चीज़ें रह जाती हैं। ये जो डर है कि चीज़ें नहीं रह पाएंगी, जो हमारे पास था वो भी चला जाएगा, जब डर ख़त्म हो जाता है तो हमारे पास सिर्फ चीज़ें आती हैं। और दूसरा, ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कथन है जो कि इस किताब से प्रसिद्ध हुआ है कि जब हम सचमुच कोई वस्तु पाना चाहते हैं तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचना शुरू कर देती है। ये और कुछ नहीं है, ये यही है कि दरअसल हम भी प्रकृति के अंग हैं और अपने उद्देश्य तक जाना, यानी कि प्रकृति की बातों को पूरा करना। प्रकृति यही चाहती है कि हम जो है वो अपने जीवन में अपने आप को बेहतर बनाते हुए हमेशा आगे बढ़ें। तो इस वजह से प्रकृति हमेशा उस चीज़ के लिए हमारा सहयोग करती है। तमाम तरह से जब हम सोचना शुरू करते हैं तो किस तरह से चीज़ें पूरी होने लगती हैं वो हमको पता नहीं चलता है। तो बूढ़ा व्यक्ति उसको 2 पत्थर देता है जिसको वो उरीम और थुमीम कहता है, काला और सफ़ेद। काले का मतलब होता है हाँ और सफ़ेद का मतलब होता है ना। और बूढ़ा व्यक्ति उसे कहता है कि ये संकेत को पहचानने में और कभी तुम मुसीबत में आ जाओ तो तुम्हारे निर्णय लेने में तुम्हारी मदद करेंगे। और लेकिन वो साथ ही साथ उसको ये भी बताता है कि मैं चाहता लेकिन यही हूँ कि तुम अपने किसी भी स्थिति में निर्णय तुम खुद अपने आप से लो, अपने हृदय से लो, अपने दिल की आवाज़ को सुन करके ही तुम निर्णय लो। तो सेंटियागो फिर वहाँ से अफ्रीका की यात्रा के लिए निकलता है और जब वो अफ्रीका में जहाँ से पहुँचता है तो जहाँ पहली जगह वो खाने के लिए रुकता है तो उसको आभास होता है कि यहाँ पे तो कोई भी व्यक्ति जो है वो स्पेनिश नहीं बोलता है और उसे बड़ा ही अजनबीपन सा महसूस होता है, क्योंकि वो किसी की भाषा नहीं जानता था, उनकी बोली नहीं जानता था और वो ये सब चीज़ें सोच ही रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर एक लड़का मिलता है जो कि उसकी भाषा में बात कर रहा होता है
तो सेंटियागो इस बात को एक अच्छे शकुन के तौर पे लेता है कि एक अजनबी जगह पे उसे एक ऐसा साथी मिला जो कि उसकी भाषा में उससे बात कर रहा है, और वो उसे कहता है कि उसे बातें बताता है और कहता है कि मैं पिरामिड जाना चाहता हूँ। तो वो लड़का कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें पिरामिड्स पहुँचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होगी, तो क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तो सेंटियागो के पास भेड़े बेच करके जो पैसा आया था वो उसको दिखाता है और कहता है कि हाँ मैं जा सकता हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, और वो उसके साथ चल देता है सेंटियागो। लेकिन रास्ते में उसके साथ साथ चलते चलते एक जगह सेंटियागो की नज़र चूक जाती है बाज़ार में, और वो लड़का उसके सारे पैसे लेकर के वहाँ से रवाना हो जाता है, वहाँ से गायब हो जाता है। सेंटियागो भीड़ भरे बाज़ार में चारों तरफ फैली रौनक में बिल्कुल अकेला रह जाता है, और उसको लगता है कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा। उसको याद आता है कि अभी पिछले ही दिन उसके पास सब कुछ था, वो एक गरेड़िया था, उसके पास अपना देश था, उसके पास अपनी भीड़ें थी, उसके पास पैसा था, उसके पास वो अपनी सपने को जी रहा था। लेकिन अब वो बिल्कुल खाली हो गया है, उसके पास कुछ नहीं बचा है। उसको अपने ऊपर बहुत दुख होता है और वो रोने को हो जाता है। लेकिन तभी उसको याद आता है कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कि अपनी नियति को पाने के लिए सब कुछ त्याग कर करके और इतना साहस करके आगे बढ़ते हैं। उसने ये साहस किया, उसने पहले भी ये साहस किया था और अभी भी उसने ये साहस लिया है। उसे अपने आप पे गर्व हो जाता है और वो उरीम और थुमीम को निकालता है और उसे संकेत मिलता है कि बूढ़ा बादशाह अभी भी उसी के साथ है और उसको अपनी नियति के लिए अभी भी आगे बढ़ना है। और उसके दिल में ये सब सोच करके उसको तसल्ली मिलती है और वो रात में वहीं पर सो जाता है। यहाँ पे ये कहानी हमको दो सबक देती है। पहला तो ये सबक कि हमको अपनी, जो मुझे इस कहानी को पढ़ करके लगा कि सेंटियागो अपनी यात्रा के लिए तो निकल गया था, लेकिन उसको उसकी किसी भी चीज़ की तैयारी नहीं थी। यहाँ तक कि उसको ये भी नहीं पता था कि पिरामिड्स जाने के लिए, इजिप्ट पहुँचने के लिए उसको एक पूरा रेगिस्तान पार करना है, इस बात की भी उसको जानकारी नहीं थी, वहाँ की बोली की कोई जानकारी नहीं थी। और दूसरी बात ये कि वो अब यहाँ पे जो चीज़ें हमको पता चलती हैं कि हम इस कहानी से माध्यम से सीखते हैं कि हमें कभी भी अपने साहस को नहीं छोड़ना चाहिए, कभी हमें जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। चाहे कैसी भी स्थिति हो, हमें उसका हमेशा सकारात्मक पक्ष देखने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम हमेशा आगे अपने आप को बेहतर बनाते हैं और आगे बढ़ने की अपनी कोशिश में कामयाब हो जाते हैं। सेंटियागो बाज़ार में ही सो जाता है। जब अगली सुबह उसकी नींद खुलती है तो वो देखता है कि बाज़ार में सब लोग अपनी अपनी दुकानें लगा रहे हैं और वो भी एक दुकान वाले की मदद करता है उसकी दुकान लगाने में। और उसको ये आभास होता है कि सभी लोगों के चेहरे पर एक भाषा होती है जो कि किसी भाषा की मोहताज, जो कि शब्दों की मोहताज नहीं होती है, और हम चाहें तो दूसरों के चेहरे को सिर्फ खुशी की भाषा से पढ़ सकते हैं। और वो निश्चय लेता है कि अब वो यहाँ पे ही काम करेगा। और अफ्रीका में वो जहाँ पे होता है वो एक टैंजियर नाम की जगह होती है और वहाँ पे वो एक क्रिस्टल व्यापारी के दुकान में काम करना शुरू कर देता है। और उसके आने से दुकान की ख़रीदारी बढ़ जाती है, आमद बढ़ जाती है, और क्रिस्टल व्यापारी इसे एक अच्छे शकुन के तौर पे लेता है। और साथ ही साथ वो बहुत सारी नई नई चीज़ें भी करता है सेंटियागो क्रिस्टल व्यापारी के यहाँ, और अच्छी उसके पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। और क्रिस्टल व्यापारी ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें पिरामिड्स तक जाने के लिए तो पैसे नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हें इतने पैसे ज़रूर दे सकता हूँ कि तुम वापस अपने घर चले जाओ। लेकिन ख़रीदारी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि अब सेंटियागो के पास अच्छे खासे पैसे जमा हो गए थे। लगभग 11 महीने हो जाते हैं तब सेंटियागो ये निर्णय लेता है कि अब उसे वापस से चले जाना चाहिए। लेकिन फिर उसे उसका दिल उसको संकेत देने लगता है कि तुमको, और वो पत्थर उरीम और थुमीम भी उसको संकेत देते हैं कि वो अपनी नियति की तरफ आगे बढ़े, क्योंकि किसी भी यात्रा में बहुत सारे पड़ाव आते हैं और ये भी एक पड़ाव था जिसको पार करके अब उसे आगे बढ़ना चाहिए। और ये सोच करके सेंटियागो फिर से उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे उसने अपनी यात्रा शुरू करी थी, और वहाँ से वो सोचता है कि वो अपनी जो पिरामिड जाने की जो यात्रा है वो वहाँ पे शुरू करेगा। दरअसल इस किताब में, कहानी में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे किस्से हैं जो कि हमको बताते हैं कि हम किस तरह से अपनी सोच को परिवर्तित करके चीज़ों का सकारात्मक रूप देख सकते हैं। जैसे पहले जब वो स्पेन में था और स्पेन में जब वो चल रहा था गर्मी में, तो उसके पास एक जैकेट थी और जैकेट का बोझ उसको बहुत ज़्यादा लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो सोचता है कि यही जैकेट ने उसको शाम की और सुबह की सर्दी से बचाया था, तो उसके जैकेट की गर्माहट उसे अच्छी लगने लगती है। उसी तरह से वो अब सोच रहा है कि मैं अब सिर्फ 2 घंटे की यात्रा करके मैं वापस स्पेन पहुंच सकता हूं, और जो मैं गरेड़िया था सब कुछ मैं कर सकता हूं, जो मैं और ज़्यादा भेड़ें खरीद सकता हूं, इतना पैसा मेरे पास हो गया है। लेकिन
तुरंत ही वो सोचता है कि मैं जो हूँ वो 2 घंटा अपनी नियति को पाने के और ज़्यादा नज़दीक आ चुका हूँ। जो छिपा हुआ खजाना मेरे तकदीर में है उसको पाने के लिए मैं 2 घंटे की यात्रा ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं उसके और पास आ चुका हूँ। इस तरह की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारे सबक और सीख हमें कहानी के माध्यम से मिलती रहती है। तो सैंटियागो अपनी यात्रा फिर से शुरुआत करता है, वहीं से शुरू करता है जहाँ पे उसका सारा पैसा खोया था, और वो एक कारवां में जाने का डिसाइड करता है जो कि उसे सहारा रेगिस्तान तक लेकर के जाएगी, सहारा रेगिस्तान को पार कराएगी। और वहाँ पे उसकी एक अंग्रेज़ से मुलाकात होती है जो कि एक कीमियागर से मिलने जा रहा होता है। और कीमियागर यहाँ पे उस व्यक्ति को कहा गया है जिसके पास ये कला होती है कि वो साधारण पदार्थों जैसे कि तांबे या शीशे को सोने में बदलने की कला जानता हो, उसे हम कीमियागर कहते हैं। तो दोनों अंग्रेज़ और सैंटियागो कारवां में शामिल हो जाते हैं, और कारवां में शामिल और अपने रेगिस्तान की यात्रा में भी सैंटियागो को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे कि वो सबसे पहली चीज़ जो सीखता है कि चाहे कितनी ही बाधाएं आए, कारवां निरंतर आगे बढ़ता रहता है। साथ ही साथ वो ये भी सीखता है कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं तो कड़ी से कड़ी जुड़ती चली जाती है, तो और हम अपने जीवन में अपनी चीज़ों में आगे बढ़ने लगते हैं। वो ये सीखता है कि जब हम दिल से किसी चीज़ को चाहते हैं तो इस पृथ्वी की जो आत्मा है वो हमारी मदद करने लगती है, और हम उस आत्मा से एक तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, और तब सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाती हैं। सैंटियागो का कारवां नखलिस्तान पहुंच जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात फ़ातिमा नामक एक लड़की से होती है, और उस लड़की से बात करके, उस लड़की को देख करके सैंटियागो को उससे प्रेम हो जाता है। और तब सैंटियागो को एहसास होता है कि प्रेम एक ऐसी भावना है जिसके माध्यम से हमें अपने आसपास होने वाली हर घटना, हर चीज़ के गहरे अर्थ समझ में आने लगते हैं। और इन्हीं गहरे अर्थ और संकेतों के आधार पे सैंटियागो कबीले के सरदार को बताता है कि यहाँ पे लड़ाकू जो है वो आक्रमण करने वाले हैं, और कबीले का सरदार उसकी बात मान करके तैयारी कर लेता है, और जब आक्रमण होता है तो बहुत ही आसानी से उनको परास्त कर लेता है और बच जाता है। तब वो सैंटियागो को खुश होकर के बहुत सारा पैसा देता है। सैंटियागो की वहीं पर मुलाकात कीमियागर से भी होती है, और कीमियागर उसे बताता है कि वो भी उस व्यक्ति का इंतज़ार कर रहा था जो कि यहाँ पे अपनी नियति को ढूंढते हुए आने वाला था। तो सैंटियागो कहता है लेकिन अब वो कहीं पे भी नहीं जाना चाहता, वो पिरामिड्स भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो वो अपने जीवन से चाहता था वो सब कुछ तो उसे मिल चुका है। वो दुनिया घूम रहा है, उसके पास बेहतरीन पैसा है, और उसके पास अपने जीवन का प्रेम भी है, तो अब कहीं आगे क्यों जाना। तब कीमियागर उसे समझाता है कि दरअसल किसी खजाने को ढूंढ लेना हमारी नियति नहीं है, वरन हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, ये हवा, ये पानी, ये रेगिस्तान, ये कारवां, ये पेड़ पौधे, ये जानवर, ये सारी चीज़ें के में जो एक छिपी हुई भाषा है, जिस तरह से ये आपस में बातचीत करती हैं, जिस तरह से सूरज चमकता है, जिस तरह से चांदनी रात होती है, और जिस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं, उस भाषा को समझ लेना ही दरअसल अपनी नियति को पा लेना है। और ये सब कुछ हमसे पहले बात करती हैं जब हम उद्देश्य के प्रति जज्बे से आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब हम एक साधारण जीवन जीने लगते हैं तब ये सब भी हमसे बात करना बंद हो कर देते हैं। तो हमारे साथ भी जादू होना, घटित होना बंद हो जाता है, हम भी एक साधारण इंसान बन कर के रह जाते हैं। वो कहता है कि जब सूर्योदय में सूर्य की किरण होती है, ये एक जादू भरी घटना, एक चमत्कारिक घटना है, एक सकारात्मक घटना है, लेकिन हम रोज़ सूरज को उगते हुए देख करके इसको एक बहुत ही साधारण सी घटना मानते हैं। हमारे लिए ये कुछ नई चीज़ ही नहीं होती है, रोज़ सुबह होना, रोज़ रात होना हमारे लिए एक साधारण सी चीज़ हो जाती है। तो कीमियागर उसे कहता है कि उसको अपनी नियति को ढूंढने आगे जाना ही चाहिए। तो कीमियागर की बात मान करके सैंटियागो अपनी इजिप्ट की यात्रा, अपने पिरामिड की यात्रा उसके साथ शुरू करता है, और रास्ते में कीमियागर उसे बताता है कि वो उसके साथ पिरामिड्स तक नहीं जाएगा, बल्कि उसे एक निश्चित जगह तक पहुंचा देगा, और उसके बाद से दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। तो सैंटियागो से कहता है कि कम से कम बिछड़ने से पहले वो उसे कीमियागिरी तो सिखा दे। तो वो कहता है कि तुम्हें तो कीमियागिरी पहले से ही आती है। कीमियागर सच में धातुओं को सोने में बदलने की कला नहीं है, वरन अपने जीवन को सोने में बदलने की कला है। जब हम अपने जीवन को श्रेष्ठतम रूप में विकसित कर सकते हैं, अपनी संभावनाओं, अपनी क्षमताओं को पहचान करके उनको बेहतर और बेहतर बना लेते हैं, और अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर बना पाते हैं, दरअसल वही तो कीमियागिरी होती है। जब हम अपने आसपास फैली हुई सच्चाइयों को पहचान पाते हैं और उसके आधार पर निर्णय लेकर के आगे बढ़ते हैं, वही कीमियागिरी होती है। आगे बढ़ते हुए सैंटियागो और कीमियागर को एक आदिवासी कबीले के लोग पकड़ लेते हैं, और वहाँ पे अपनी जान छुड़ाने के लिए कीमियागर
आदिवासी कबीले को के सरदार को सारा का सारा पैसा दे देता है और कहता है कि ये जो लड़का है सैंटियागो और ये कीमियागर है और ये अपने आप को हवा में बदलने की कला जानता है और इस पे वो 3 दिन की मोहलत मांग लेता है अपने आप को बचाने, अपने दोनों को बचाने के लिए। तो सैंटियागो बहुत घबराता है कि मुझे तो ये कला आती ही नहीं है। तो कीमियागर कहता है कि तुम्हें ये सब कुछ आता है, बस तुम्हें इसे पहचानने की देर है, अपने भय से ऊपर उठने की देर है। और ये हवा, ये पानी, ये रेगिस्तान, ये पेड़ पौधे, ये जानवर, ये सारी चीज़ें जो है वो तुम्हारी भाषा में तुमसे बात कर रहे हैं, बस तुम्हें भी इनकी भाषा को सुनना है और पहचानना है। तो सैंटियागो जब वो दिन आता है 3 दिन के बाद से, तो अपने आप में पूरे सचेतन रूप में अपने भय को हावी ना होने दे करके उनकी भाषा में उनसे बात करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वो तादाद में स्थापित कर लेता है और अपने आप को हवा में बदल के दिखा देता है। सरदार बहुत प्रभावित होता है, बहुत ज़्यादा पैसा दे करके दोनों को विदा करता है। उसके बाद से कीमियागर उसे एक मठ में लेकर के जाता है और जहाँ पे वो सच में उसे तांबे से सोना में बदल करके दिखाता है और वो सोने के 4 टुकड़े करता है, जिसमें से एक मठवासी को देता है, एक खुद रखता है और एक हिस्सा सैंटियागो को देता है और चौथा हिस्सा भी मठवासी को देता है और कहता है कि जब ये दोबारा से वापस आएगा अपना सारा कुछ गंवा करके, तब तुम इसको ये सोना दे देना। तो मठवासी यहाँ पे एक किताब की अगली सीख जो हमें मिलती है वो ये मिलती है कि मठवासी जब सोना लेता है तो वो कहता है कि ये मेरी सहृदयता से बड़ा उपहार है, इतना तो मैंने आपके लिए किया नहीं जितना आप मुझे दे रहे हैं। तो कीमियागर उसे कहता है कि कभी ये मत कहना कि तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि अगर ज़िंदगी ने ये सुन लिया तो आगे से वो तुम्हें कम देना शुरू करेगी, क्योंकि हमें उतना ही मिलता है जितना हम डिज़र्व करते हैं और हम हमेशा बेहतर डिज़र्व करते हैं। तो कभी ये मत कहना। आखिरकार कीमियागर उसे विदा लेता है और सैंटियागो को पिरामिड का रास्ता बता देता है। सैंटियागो पिरामिड पहुंचता है और वो बताए हुए रास्ते पे जा कर के गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। तो वहाँ पे कुछ लड़के आ जाते हैं जो कि उसे पूछते हैं कि वो वहाँ पे क्या छिपा रहा है और देखते हैं कि उसके पास तो इतना ज़्यादा सोना है, वो सारा सोना उससे चोरी कर लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर आखिर क्या करने के लिए आए थे, यहाँ पर क्यों खोद रहे थे। तो सैंटियागो बताता है कि मैंने ऐसा सपना देखा था और मैं खजाने की खोज में यहाँ पर आया था। इस पर एक लड़का है और कहता है कि मैं भले ही कुछ भी हूँ बट मैं तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ नहीं हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत बार सपना देखा है कि स्पेन के एक पुराने गिरजाघर में जहाँ गूलर का एक पेड़ है और वहाँ पर छिपा हुआ खजाना है, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं इसके लिए सिर्फ सपने के लिए मैं जो हूँ पूरा रेगिस्तान पार करूँ और खजाने को ढूंढने के लिए जाऊँ। सैंटियागो मार खा करके भी मुस्कुराता है, क्योंकि अब उसको समझ में आ गया था कि वाकई में खजाना कहाँ छिपा हुआ था। खजाना तो वहीं पे था जहाँ से उसने अपनी यात्रा शुरू करी थी। सैंटियागो वापस मठवासी के पास जाता है, अपने हिस्से का सोना लेता है और वापस पूरा रेगिस्तान पार करके वापस अफ्रीका को क्रॉस करके वापस स्पेन उसी गिरजाघर में पहुँचता है जहाँ से उसने अपनी भीड़ों को विश्राम करने के लिए वो उस रात में रुका हुआ था। और गूलर के पेड़ के नीचे जब वो खोदता है तो वहाँ पर उसे मिलता है छिपा हुआ, गड़ा हुआ ढेर सारा खजाना। और सैंटियागो मन ही मन बहुत ज़्यादा मुस्कुराता है और कहता है आसमान से, कहता है चाँद से, कहता है तारों से कि तुम्हें तो सब पता था, फिर इतनी लंबी यात्रा क्यों। तो सब उसके साथ मुस्कुराते हैं और हवा उससे कहती है कि अगर मैं तुम्हें ना बताती, अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देती तो तुम क्या पिरामिड्स देख पाते, कितने भव्य और कितने सुंदर थे वो। आसमान उससे कहता है कि यात्रा में जो सबक तुमने सीखा क्या तुम वो सीख पाते, कितने ज़्यादा सबक सीख लिया है तुमने, अब तुम कितनी सारी चीज़ों को सीख गए हो, जान गए हो। और आसमान उससे कहता है, तारे उससे कहते हैं, चाँद उससे कहता है कि फिर क्या तुम्हें तुम्हारी प्रेमिका, तुम्हारे जीवन का प्रेम तुम्हें मिल पाता। तो इस तरह से हम जानते हैं कि सैंटियागो की ये पूरी यात्रा उसे उसकी नियति तक पहुंचाती है, उसको उसके जीवन के उद्देश्य तक पहुंचाती है। और यही थी हमारी कहानी दी एल्केमिस्ट, जो कि ब्राज़ीलियन ऑथर पाउलो कोएल्हो के द्वारा रचित है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको आपने इससे जो उद्देश्य है, जो इसके सबक हैं, जो सीख है, उसे अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने जीवन को और बेहतर बनाएंगे। आगे ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे कुछ और पढ़ेंगे, कुछ और सुनेंगे, तो फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।